ट्रंप को बताया गया था कि वो नेतन्याहू को समझाएं कि वो ये कदम न उठाएं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि ट्रंप ने भी समझ लिया था कि ये हद से आगे जाने वाली बात है। उन्होंने नेतन्याहू को पीछे हटने के लिए राजी किया। ओमानी और खत्री भी इसमें शामिल थे, और यही हुआ। अब तक अंतिम यात्रा बिना किसी घटना के पूरी हो रही है, भले ही इस पर बातें होती रही हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं हमारे नए चैनल पर डैनी हाईफोंग को आमंत्रित कर रहा हूँ। डैनी हाईफोंग वो व्यक्ति हैं जिनकी मैं बहुत समय से प्रशंसा करता आया हूँ। ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि इस चैनल, जिसका नाम है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, को शुरू करने की प्रेरणा मुझे डैनी हाईफोंग के काम से ही मिली। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, मैं एक दिन की नौकरी भी करता हूँ। मैं एक बड़ी फिनटेक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और ये काम मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। लेकिन हाल ही में मुझे कुछ विशेष जानकारी तक पहुँचने का मौका मिला, जो इस समय दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत जुड़ी हुई है। मेरा मानना है कि ये जानकारी उस शक्ति संरचना में गहरा बदलाव ला रही है जो अब तक कायम थी। और इसी संदर्भ में मैं बहुत खुशी से डैनी हाईफोंग को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो इस पर अपना नजरिया साझा करें। डैनी, बस तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने पहली बार हाईफोंग शब्द सुना था, तब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। मैं उस समय 1966 में बर्कले में छात्र था, और हाईफोंग ऐसा शब्द था जो लगभग हर दिन सुनाई देता था। दुर्भाग्य से, जैसा कि अब हम जानते हैं, उस समय इसका इस्तेमाल बहुत सारी झूठी बात और प्रचार फैलाने के लिए किया। से उसने ना कुछ बहुत ही साहसी लोग थे, जैसे डैनियल एल्सबर्ग वगैरह, जिन्होंने उन झूठों को बेनकाब किया, और तब जाकर हमें असल में पता चला कि क्या चल रहा था। तो मैं बस उसी तरह के काम में बहुत छोटा सा हिस्सा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इसमें इतने सफल हैं। आज मुझे मौका मिला इस कंपनी ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के सह संस्थापकों से मिलने का। मेरे सहयोगी पेपे एस्कोबार और लैरी जॉनसन भी साथ थे। उस सत्र में, जो करीब 1 घंटे पहले खत्म हुआ, हमने कुछ नई खबरें साझा की। वो जल्द ही बाहर आने वाली हैं। उसमें हमने बहुत सी नई जानकारी दी जो हमें विशेष रूप से पता चली थी, और जो मैंने डैनी के साथ साझा की है। तो उस जानकारी को दोहराने के बजाय मैं चाहूँगा कि डैनी उस पर अपनी राय दें। तो डैनी, आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ, जुल्फ़िकार, आपके परिचय से मैं वाकई विनम्र महसूस कर रहा हूँ। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जैसा आपने कहा, इस वक्त वैश्विक राजनीति में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव चल रहा है। हम इसे अपने चैनल पर लगातार कवर कर रहे हैं। मैं खुद भी इसे ईरान युद्ध के संदर्भ में कवर कर रहा हूँ। और अब जो ये समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है, जो ईरान की जीत को पक्का करने की दिशा में जारी है, उसका दुनिया को एक मैप स्पेस, यानी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है, हाँ, कि जो गोपनीय जानकारी आपको मिली और आपने मुझे दी, वो साफ तौर पर दिखाती है कि पाकिस्तान ईरान की क्षमताओं की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जैसा कि आपने इस कार्यक्रम में कहा है, और जैसा लैरी और पेपे ने भी बताया है, यानी इस किल चेन को खत्म करने और हराने में। क्योंकि इजराइल, और मेरी राय में काफ़ी हद तक अमेरिका भी, अक्सर खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के अपने लक्ष्य और योजनाएं हैं। ट्रंप ने तो इस बारे में ज़्यादा चुप्पी भी नहीं रखी है। अगर मौका मिले तो वे ईरान के पूरे नेतृत्व को खत्म करना चाहेंगे। मेरा मानना है कि कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो वो ईरान के पूरे बुनियादी ढांचे को मिटाने के लिए तैयार हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के साथ ईरान के लिए असली सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा रक्षा ढांचा तैयार कर रहा है जिससे ईरान की नेतृत्व व्यवस्था खुद की सुरक्षा और बेहतर तरीके से कर सके।
और जाहिर है इसके पीछे चीन का समर्थन है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने साझा मित्र पेपे एस्कोबार को भी शो पर बुलाया था ताकि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे मुद्दों पर बात कर सकें। उस गहरे रिश्ते पर जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, ये रिश्ता वाकई ऐतिहासिक है। इसकी जड़ें तो शीत युद्ध के दौर तक जाती हैं, जब सोवियत संघ भारत का समर्थन कर रहा था और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद ये रिश्ता हर तरह के उतार चढ़ाव से गुजरकर भी कायम रहा है, और अब ये इतना मजबूत और फलदायी आर्थिक रिश्ता बन चुका है कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, चीन का आर्थिक विकास मॉडल और उसकी ये क्षमता कि वो हर किसी के साथ इतने ठोस रिश्ते बना लेता है, इसके राजनीतिक और भू राजनीतिक असर जरूर होंगे, लेकिन वो वैसे नहीं होंगे जैसे हम अब तक देखते आए हैं। ये पर्दे के पीछे से डोर खींचने या अपने लिए सुविधाजनक कठपुतलियां बिठाने की बात नहीं है, बल्कि यह उस सहयोग की बात है जो आपसी साझेदारी के नए मौके खोलता है, यहाँ तक कि रक्षा के क्षेत्र में भी। तो अगर कोई ऐसा मामला हो जहाँ चीन और पाकिस्तान ईरान के हित में एक दूसरे के लिए कोई समझौता करा सकें, तो वो किया जा सकता है, और लगता है आपकी दी हुई जानकारी के मुताबिक यही इस समय हो भी रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की गहरी भागीदारी है ताकि ये बातचीत सुचारू रूप से चले और उसका नतीजा ही हो जो इस पूरे क्षेत्र की असली इच्छा है। मेरा मतलब है, पूरे क्षेत्र में अब लोग इस जंग के खत्म होने के लिए बेहद बेचैन हैं, क्योंकि अगर ये जंग नहीं रुकती, अगर ये चलती रही, तो इसका नतीजा ईरान की सैन्य हार नहीं होगा, नहीं इससे ईरान की सरकार बदलेगी या उसका पतन होगा। असल में इससे खाड़ी में और ज्यादा अस्थिरता फैलेगी, और शायद पूरे क्षेत्र में सरकारें बदलने की नौबत आ जाए, क्योंकि इनमें से कोई भी देश अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। और सच कहें तो उन्होंने खुद को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचाया है, खासकर खाड़ी की राजशाहियों ने। जब उन्होंने जिस तरह से अमेरिका के साथ तालमेल किया, वो असल में इजराइल को डाल देने जैसा था, और अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है, खासकर उन देशों में जैसे यूएई, जिसने युद्ध के दौरान इजरायली सैन्य कर्मियों की मेजबानी की और इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले किए। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि हाँ, पाकिस्तान की एक नई भूमिका उभर रही है। एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ पर्दे के पीछे की कूटनीतिक कोशिशों तक सीमित नहीं रही। इसका मतलब ये भी है कि आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों में फैले इस बड़े रिश्ते ने ईरान को कुछ राहत दी है, एक तरह की सांस लेने की जगह मिली है। मुझे इस बारे में कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सच में मानता हूँ कि इजराइल और अमेरिकी शासन के कुछ हिस्से इस विशाल अंतिम संस्कार पर हमला करना चाहते थे, जो तेहरान में हो रहा है, जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। मेरा मानना है कि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि किसी तरह ईरान के लोगों के मन में और ज्यादा डर पैदा किया जा सकता है, जैसे कि इससे कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुझे लगता है ट्रंप इस रास्ते पर बने रहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि पिछले कुछ महीनों में कुछ छोटी छोटी झड़पें भी हुई हैं। इसकी 2 वजहें हैं। पहली, अमेरिका को फिलहाल एक ठहराव की जरूरत है, और दूसरी, हाँ, इसके बड़े भू राजनीतिक अमीट हैं। अमेरिका खुद को इस क्षेत्र में बहुत कम दोस्तों के साथ पा सकते, या शायद इजराइल के अलावा कोई दोस्त ही न बचे, और ये स्थिति खतरनाक ही साबित हो सकती है। मुझे लगता है ये सब वाकई बहुत अहम है। हम देख रहे हैं कि दुनिया अब कितनी बहुध्रुवीय होती जा रही है। चीन, ईरान जैसे देश इस युद्ध में जिस तरह से भूमिका निभा रहे हैं, और अब पाकिस्तान एक तरह की मध्य भूमिका में आ गया है। ये सब दिखाता है कि अमेरिका की सापेक्ष कमजोरी और गिरावट, और दुनिया भर में इजराइल की छवि के बिगड़ने की वजह से, खासकर इस क्षेत्र में इजराइल के प्रति जो नाराजगी है, उसने पाकिस्तान को कहीं ज्यादा जगह दी है
कि वो एक मजबूत खिलाड़ी बन सके। ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इससे वो ईरान के साथ अपने उतार चढ़ाव भरे रिश्ते को सुधारने की कोशिश जारी रख सकता है। साथ ही इसका फ़ायदा उसे अपने सबसे करीबी आर्थिक साझेदार चीन के साथ भी मिलता है, और लंबी अवधि में ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा साबित हो सकता है। तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इसमें कुछ उत्सुक हूँ एंड इंटरमिंग ये सब देख आगे It's a very big deal, and and I'm very curious to see how it all plays out. Well, thank you for that further explanation. धन्यवाद डैनी इस अतिरिक्त जानकारी के लिए। मुझे पहले से यह खबर मिली थी और मेरे पास उस तक पहुंच भी थी, जिसकी वजह से मैं इसे हमारे साझा दोस्तों पेपे और लैरी और अब आप तक पहुंचा सका। अब मैं कुछ और विवरण जोड़ना चाहूँगा जो शायद हमारे वैश्विक लिए उपयोगी होंगे। पाकिस्तान को एक साजिश के बारे में पता चला था, मुस्तफ़ा खामेनी की हत्या की साजिश। जब जुलूस की योजना बन ही रही थी, शुरू भी नहीं हुई थी। पाकिस्तान को ये जानकारी अपनी सैन्य खुफिया एजेंसी के जरिए मिली थी। उसने ये बात ईरानियों के साथ साझा की और फिर ईरान के साथ मिलकर उन्होंने तय किया कि वे सबसे पहले इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे ताकि कतर, ओमान और व्हाइट हाउस के जरिए इजराइल को ये बताया जा सके कि हमें तुम्हारी साजिश के बारे में पता है। ये एक पूरी तरह से तैयार ऑपरेशनल साजिश थी जिसे पाकिस्तानी सैन्य खुफिया ने उजागर किया, क्योंकि उन्होंने उनकी किल चेन यानी एआई सहायता प्राप्त किल चेन को इंटरसेप्ट करना सीख लिया था। इस बारे में हमने पहले भी इस चैनल पर पेपे और लैरी के साथ रिपोर्ट किया था। तो ट्रंप को इसकी जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि वो नेतन्याहू पर दबाव डालें कि वो इस योजना को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। यहाँ तक कि ट्रंप ने भी समझ लिया कि ये हद से आगे की बात है और उन्होंने नेतन्याहू को पीछे हटने के लिए मना लिया। ओमानी और खतरी भी इसमें शामिल थे और यही हुआ। अब तक अंतिम यात्रा बिना किसी घटना के पूरी हो चुकी है, जबकि इस पर काफी चर्चा हो रही थी। इजरायलियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे ईरानियों पर गहरा असर पड़ा। पाकिस्तान से एक बड़ी प्रतिनिधिमंडल ईरान गया था अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने के लिए। वहां आसिम मुनीर मौजूद थे, जो सेना के प्रमुख हैं और अंतिम यात्रा की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी वहां थे। एक और व्यक्ति थे जिनके बारे में हम इन चैनलों पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। उनका नाम है मोहसिन नकवी। अब ये व्यक्ति इसलिए अहम है क्योंकि उनके एक रिश्तेदार शिया समुदाय के प्रमुख हैं। शिया इस्लाम का वो संप्रदाय है जो ईरान में प्रचलित है और पाकिस्तान में इसकी आबादी लगभग 4 करोड़ है। उन्हें धार्मिक हलकों में बहुत सम्मान प्राप्त है, तो वे सब वहां मौजूद थे और उन्होंने कई बैठकों की। आराकची, जो विदेश मंत्री हैं, उनसे, जुलूस के दौरान IRGC के अधिकारियों से और उनके जरिए मुस्तफ़ा खामेनी से भी संपर्क हुआ। संदेश ये था कि पाकिस्तान वो सुरक्षा दे सकता है जो कतर देने में सक्षम नहीं है। हमारे दर्शक ये बात समझें कि 2 जुलाई को कतर में एक बैठक होनी थी, लेकिन ईरान के प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे। तब पाकिस्तान ने इन नेतृत्व समूहों से कहा कि हम सुरक्षा देने में सक्षम हैं। हमने पहले भी ये साबित किया है। उन्होंने अपनी सेना के भीतर, जिसे स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप कहा जाता है, उसे तैनात किया। ये बहुत उन्नत और बेहद प्रशिक्षित लोग हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और हमेशा शीर्ष स्थानों पर रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा, हम सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। और दिलचस्प बात यह रही कि ईरान ने कहा, ठीक है, अगर आप हमें एस्कॉर्ट करेंगे तो जरा उस व्यवस्था के विवरण पर ध्यान दें। उन्हें इस्लामाबाद तक सैन्य एस्कॉर्ट और सुरक्षा की जरूरत थी, और जब तक वे इस्लामाबाद में रहेंगे, हम इस पहल को एक मौका देने के लिए we are willing to give this a chance. Now all of this was going on with the blessing of China. Pakistan. ये सब कुछ चीन की मंजूरी से हो रहा था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इस दौरान लगातार धानी के संपर्क में थे, तो चीन इसका समर्थन कर रहा था, रूस भी कर रहा था।
फील्ड मार्शल मुनीर के जरिए ट्रंप से संपर्क किया गया और उन्हें कहा गया कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है इस काम को सम्मानजनक तरीके से पूरा करने का। अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो ये एक सम्मानजनक रास्ता है। तो जो एमओयू की प्रक्रिया लगभग बंद पड़ी थी उसे फिर से शुरू किया गया है। 11 जुलाई को इस्लामाबाद में बैठक तय है और ईरान की तरफ से उनकी शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। उम्मीद है कि अमेरिका की तरफ से भी शीर्ष नेतृत्व वहां होगा और पूरी उम्मीद है कि एमओयू की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। अब ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। Danny, het zijn we behoord ook tot die wettelijke betaaling daarmee in het territorium. Danny, I'll leave it up to you to explain to our audiences why this is such big news. Well, it's big news because I think it signifies. देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि मेरे हिसाब से ये उस असली हकीकत को दिखाती है जिसे अमेरिका और इजराइल की सरकारें कई महीनों से नकारने की कोशिश कर रही थीं। और वो हकीकत यह है कि जैसा आपने कहा, जो चर्चाएं हुई हैं उनमें एक साफ संदेश है। खास तौर पर अमेरिका के लिए इस हालात से कोई सम्मानजनक रास्ता निकलना आसान नहीं है। सम्मानजनक रास्ता यही है कि वो इस प्रक्रिया में शामिल हो। और भले ही अमेरिका, जो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा करने में सक्षम है, अगर वो ईमानदारी से इसमें हिस्सा नहीं भी लेता, तो भी ज़मीन पर जो असली हालात हैं वो आखिरकार अमेरिका को किसी न किसी रूप में वही मानने पर मजबूर कर देंगे जो ईरान मांग रहा है। To concede to what Iran is asking for. Maybe Iran doesn't get everything that it wants in a final. हो सकता है कि ईरान को अंतिम समझौते में वो सब कुछ न मिले जो वो चाहता है, लेकिन फिर भी अगर और जब कोई अंतिम समझौता होता है तो उसमें कुछ शर्तें ऐसी ज़रूर होंगी जो ईरान के लिए अनुकूल होंगी। सच कहे तो सिर्फ युद्ध विराम ही ईरान के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाकी मामलों के विपरीत, जैसे मान लीजिए जून 2025 में जब इस्राइल के साथ 12 दिन के युद्ध के बाद युद्ध विराम होता है, तो बहुत सी चिंताएं होती हैं कि ठीक है, आप अमेरिका को, खासकर इस्राइल को, फिर से ताकत जुटाने और दोबारा हमला करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मामला वैसा नहीं है। अब हमने ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। वो कितनी मजबूत है, कितनी सक्षम है, और वो इन्हें आगे भी लगातार बढ़ा रहे हैं। दुनिया में कुछ देश हैं, जैसे DPR के, जिन्होंने अपने पूरे स्वतंत्र अस्तित्व के दौरान इसी तरह की भूमिका निभाई है। सैन्य रूप से तैयारी करना या फिर उत्तर कोरिया के मामले में युद्ध की तैयारी करना, तकनीकी तौर पर देखें तो वहाँ कोई शांति समझौता नहीं है। ऐसा कोई संधि नहीं है जो कहे कि अमेरिका और उत्तर कोरिया युद्ध में नहीं है। तो इस स्थिति में यह सब कुछ ईरान के पक्ष में ही जाता है, जब तक कि यह साफ न हो जाए कि अमेरिका और इजराइल के पास ऐसी किसी गंभीर चर्चा में शामिल होने की क्षमता ही नहीं है। ये जो MOU है, यानी इन वार्ताओं का दूसरा चरण जो एक स्थायी समझौते की ओर ले जाता है, असल में यह अमेरिका के लिए एक जाल है। अमेरिका इस तरह लगातार नहीं चल सकता। उसकी सैन्य सीमाएं बहुत हैं। वह दुनिया भर में इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय युद्ध नहीं चला सकता बिना इसके कि उसके अपने हथियार भंडार, वायु रक्षा प्रणाली, जैस्म जैसे स्टैंड ऑफ हथियार और बाकी संसाधनों पर भारी असर पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फिर से युद्ध होता है और उसका कोई अंत नजर नहीं आता, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी और आखिरकार एक बड़ी मंदी में गिर जाएगी। ऐसी मंदी जैसी मुझे नहीं लगता कि दुनिया ने पहले कभी देखी है, क्योंकि वियतनाम युद्ध के दौर में भी, जिसका आपने पहले जिक्र किया था मेरे नाम या मेरे उपनाम के संदर्भ में, उस समय भी आर्थिक संकट का डर था वियतनाम युद्ध की वजह से। लेकिन हालात वहां तक नहीं पहुंचे। चीजें जरूर बिगड़ीं और कुछ समय बाद तेल संकट भी आया। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब हमने किसी युद्ध को इतनी बड़ी आर्थिक तबाही लाते हुए नहीं देखा है। और इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एक महाशक्ति है, उसे एक गहरी आर्थिक मंदी के भारी दबावों से निपटना होगा। और साथ ही इस सच्चाई से भी कि उसके पास किसी सैन्य संघर्ष से बाहर निकलने की कोई क्षमता नहीं है। वो जीत ही नहीं सकता, और यही बात वैधता के एक बड़े संकट की ओर ले जाती है।
जिसका असर अमेरिका की भू राजनीतिक स्थिति पर बहुत गहरा पड़ेगा। यही वजह है कि, और मैं हमेशा से मानता आया हूँ, ट्रंप प्रशासन और खुद डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिति को संभाल ही नहीं सकते। सच कहूँ तो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति उस हालात को संभाल नहीं सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो खास तौर पर इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, ट्रंप राष्ट्रपति इसलिए नहीं बने कि वो कोई बेहद लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस डूबते जहाज पर सवार हैं जिसे हम अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। वहाँ राजनीतिक अव्यवस्था है, अंदरूनी विभाजन है, समाज बिखर रहा है, और साथ ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग एक तरह के आतंककारी खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। तो यही हकीकत है जिसका सामना अमेरिका कर रहा है। अब जो MOU की प्रक्रिया चल रही है वो जारी है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या ईरान झुक जाएगा? क्या ईरान हार मान रहा है? मैंने ये सवाल कई बार सुने हैं। क्या ईरान अपनी ताकत खो रहा है? ऐसे तक भी बहुत देखे हैं, लेकिन इन बातों का कोई ठोस मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि ये MOU प्रक्रिया शुरू क्यों हुई थी और क्यों ऐसा हुआ कि अमेरिका ने इसे बार बार खत्म करने की कोशिश की, फिर भी वो सफल नहीं हुआ। इजराइल और अमेरिका दोनों ने इसे कई बार खत्म करने की कोशिश की है। वे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आखिर में मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन ये समझता है कि अगर वो उस संकट के साथ खिलवाड़ करता है जिसके किनारे पर वो खड़ा है, तो इसके राजनीतिक नतीजे होंगे। और जैसा कि हमारे दोस्त मोहम्मद मरांदी, लैरी जॉनसन और दूसरे लोग कहते हैं, उस एप्स्टीन वर्ग को अपनी वैधता को लेकर बहुत चिंता होगी। उन्हें छिपे रहना है, वो सामने नहीं आना चाहते। लेकिन अगर इस युद्ध को वैश्विक असर के साथ स्थायी रूप से चलने दिया गया, बिना किसी विराम के और बिना इसे आंशिक रूप से भी सुधारने की क्षमता के, तो ये युद्ध उन्हें सामने ले आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध के नतीजे सच में सुधारे जा सकते हैं, लेकिन एक ठहराव, थोड़ा विराम, या ऐसा कोई भी समय जब अमेरिका और ये एप्स्टीन वर्ग कहें तो अपने सामने मौजूद मुद्दों पर सोच सकें। मुझे लगता है यही वो चीज़ है जिसे वे सच में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अगली बार युद्ध का मौका उनके पास नहीं रहेगा। और ईरान दूसरी तरफ ये सब अच्छी तरह जानता है। उन्हें पता है कि यही असली योजना है। ये योजना ईरान को उसका हक दिलाने की नहीं है, न ही उसे मजबूत बनाने की। वो तो बस अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों का नतीजा है। लेकिन क्योंकि ईरान ये समझता है, वो अपनी तैयारी जारी रखेगा और अगले युद्ध के लिए तैयार रहेगा। और जो क्षेत्रीय हालात हैं वो शायद धीरे धीरे उनके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। भले ही इस वक्त लेबनान में जो घटनाएं हो रही हैं वो कुछ और कहती हों। सच्चाई ये है कि इस युद्ध के व्यापक घटनाक्रम को देखें तो साफ दिखता है कि प्रतिरोध का जो धुरा है वो और मजबूत हुआ है। उसे ज्यादा वैधता मिली है और उसने खुद को कहीं ज्यादा तैयार दिखाया है, ताकि ज्यादा लोग, ज्यादा देश, नेता और दुनिया के प्रभावशाली लोग इसे देख सकें। और मेरा मानना है कि इसका असर फैसले लेने की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। यही एक बड़ी वजह है कि जब हम पाकिस्तान की भूमिका की बात करते हैं तो ये जो पूरा सिलसिला है वो दरअसल आतंकवाद के खिलाफ दशकों से चल रहे युद्ध का नतीजा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सब कुछ उसी के खिलाफ पलट गया है। अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, और उसका असर पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों पर उल्टा पड़ा। असलियत यह है कि पाकिस्तान जैसा देश, चाहे उसकी सरकारें कोई भी रही हों, साल दर साल चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता गया है और अमेरिका से दूर होता गया है, क्योंकि यही दुनिया का असली रुझान है, यही आने वाले वक्त की दिशा दिखा रहा है। ज्यादातर नेताओं को अब यही साफ दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि किसके पास कितना वक्त और कितनी गुंजाइश है इस स्थिति से निकलने की।
और फिलहाल ईरान ने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बना ली है। Iran has opened up a lot more room. Well, Danny, very well put, and I बहुत बढ़िया add a कहा, little bit more डैनी। to it. और मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होती और मैं उसे साझा करने में खुश हूँ। जब ये सब चल रहा था, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री भी हैं लगातार वांग यी के संपर्क में थे और वो हर एक कदम पर अपनी मंजूरी दे रहे थे, हर एक कदम पर। तो आखिर में इससे फायदा किसे होगा? हम सब जानते हैं कि ये मामला एक न एक दिन खत्म होगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिका इसमें जीतने वाला नहीं है, किसी भी तरह नहीं। और जब ये सब खत्म होगा तो उस पूरे क्षेत्र की ताकत का ढांचा और उसके साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों का भी चीन के हाथ में होगा। लेकिन शुक्र है कि चीन का इरादा किसी तरह का वर्चस्व स्थापित करने का नहीं है। हमने ये बात पहले भी देखी है। चीन व्यापार को बढ़ावा देने में दिलचस्पी रखता है। चीन बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहता है। चीन स्थानीय आबादी को मजबूत बनाने में मदद करना चाहता है और अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहता। ये एक बहुत अहम बात है जो हमें अपने दर्शकों को बतानी चाहिए। इसके साथ ही ये घटना मोसाद के इर्द गिर्द बनाए गए मिथकों को भी तोड़ती है। असल में इजराइल और मोसाद ज्यादा एक हॉलीवुड प्रोडक्शन जैसे हैं, हकीकत से कम। कुछ दिन पहले मेरे शो में एलेक्स क्रेनर आए थे। उन्होंने कहा कि इजराइल और मोसाद जितनी बार सफल हुए हैं उतनी ही बार असफल भी हुए हैं। लेकिन हॉलीवुड की एक कहानी चल रही है जो कहती है कि वे अजेय हैं। खैर, अब हमने देख लिया कि वे अजेय नहीं हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान पहले भी अपनी किल चेन को बाधित कर चुका है, खासकर ईरान में हुई पिछली हत्या के बाद, जब उन्होंने उस साजिश को पहचान लिया था जो मौजूदा अंतिम यात्रा में अफरा तफरी फैलाने के लिए बनाई गई थी। तो अब उनके मिथक गढ़ने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सच तो यह है कि ये सब बस एक हॉलीवुड प्रोडक्शन जैसा है। वे वो सब नहीं कर पाएंगे जो पहले करते आए हैं। मुझे पता है, डैनी, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें अपने शो पर वापस जाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस पर जरूर टिप्पणी करो कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब दुनिया कैसी दिखेगी। ये खत्म होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूं, जितनी जानकारी मुझे है और जो मुझे जानने का विशेषाधिकार मिला है उसके आधार पर। अगर कल नहीं तो परसों तक इसका कोई न कोई समाधान निकल आएगा। एक समझौता ज्ञापन होगा। ट्रंप को बताया गया है कि यही उनका एकमात्र रास्ता है। इस पूरी स्थिति की एक बहुत ही सकारात्मक बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की बात सुनना शुरू कर दिया है और इन मुद्दों पर अब वो उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। आसिम मुनीर लगातार उन्हें समझा रहे हैं, मिस्टर ट्रंप, अगर आप सम्मान के साथ बाहर निकलना चाहते हैं तो ये मौका है। और हमारा मानना है कि वो ये मौका लेंगे, बातचीत करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। अब जब वो बाहर निकल जाएंगे, डैनी, तुम इस इलाके को किसी और से बेहतर जानते हो। तुम्हें क्या लगता है वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों का क्या होगा और उन देशों पर उनका जो प्रभाव है, जो अब शायद खुद को अधीन राज्य मानने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे, उसका क्या होगा? और फिर इस पूरे विशाल यूरेशियाई भूभाग की भू राजनीतिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा? Massive Eurasian landmass. That's a great question. हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास करीब 10 मिनट और हैं, तो हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब आपके सवाल पर आते हुए मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जो मोसाद को लेकर हॉलीवुड में जो मिथक बनाए गए हैं, उसकी अजेयता की जो छवि है उस पर मुझे लगता है ईरान ने जो उजागर किया है और इस पूरे घटनाक्रम ने जो दिखाया है वो बिल्कुल यही है, लेकिन एक ठोस रूप में, क्योंकि जून 2025 की जंग के दौरान जिस तरह से वो शुरू हुई, बहुत से लोगों को लगा कि मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का शायद आपसी तालमेल में ईरान के अंदर बहुत गहरा असर है।
And then what we found out is that not only did after और that फिर we हमें ये saw पता the चला tight कि उस युद्ध के बाद so much so ईरान ने न सिर्फ अपनी सुरक्षा और सख्त कर दी, बल्कि फरवरी 28 की हवाई हमलों से ठीक पहले एक बहुत गंभीर प्रॉक्सी युद्ध भी चला था, जो कई महीनों तक चला। वहाँ जिन्हें दंगाई कहा जा रहा था, दरअसल वे हथियारबंद लोग थे। मुझे लगता है वे ज़्यादा हथियारबंद भाड़े के सैनिक जैसे थे। वे ईरान के अंदर तबाही मचा रहे थे, आम नागरिकों को मार रहे थे और शासन परिवर्तन की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस पूरे नेटवर्क को एक बेहद जटिल और उन्नत ऑपरेशन के जरिए खत्म किया गया। उसी के दौरान स्टारलिंक डिवाइस जब्त किए गए और मेरा मानना है कि ईरान ने देश के अंदर किसी भी ऐसी संभावित ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है जो किसी तरह से बीच का माध्यम बन सकती थी। inside of the country that could act as a go-between because the point here I believe is that मेरा कहना यह है कि बात असल में यह है कि मोसाद को अगर सच में सफल होना है, मतलब जब हम सफल कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो अपने तथाकथित खुफिया अभियानों के जरिए जो आतंकवादी गतिविधियां चलाता है, जैसे कि पेजर हमले, उन्हें अंजाम देने के लिए उसे एक बहुत मजबूत और तैयार सहयोगी चाहिए। यानी उदाहरण के तौर पर लेबनान की सरकार, या फिर कह लीजिए आबादी का कोई ऐसा हिस्सा जो ईरान की स्वतंत्र नीति और उसके आत्मनिर्भर विकास के प्रयासों से नाराज हो, या फिर मान लीजिए इराक में कुर्द गुट जैसे बरजानी परिवार जो मोसाद और अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं। यही वो ताकतें हैं जिनकी उसे जरूरत पड़ती है। does the bidding of Mossad in the United States, like these types of forces. The problem is these forces are increasingly becoming less legitimate. समस्या ये है कि ये ताकतें अब धीरे धीरे अपनी वैधता खोती जा रही हैं और ईरान उन्हें दबाने में पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गया है। दरअसल आज तक भी जबकि जंग एक तरह के ठहराव या समझौते के दौर में है, ईरान अलग अलग कुर्द उग्रवादी गुटों पर हमले कर रहा है जो शायद फिर से संगठित हो रहे हों। अमेरिका और इजराइल शायद इन्हें किसी तरह के सशस्त्र विद्रोह की कोशिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये मेरी नज़र में दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है कि मोसाद अगर सच में अपने अभियानों को प्रभावी तरीके से चलाना चाहता है, जैसे कि कोई पेजर हमला करना या ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या जैसी कार्रवाई करना, तो उसके लिए उसे तैयार सहयोगियों की ज़रूरत होती है। Like kill Iranian scientists, it needs willing accomplices. Iran has learned a deep lesson in this. ईरान ने इस पूरे मामले से एक गहरा सबक सीखा है। उसने अपनी व्यवस्था को काफी सख्त कर लिया है और अब उसे जनता का भी पूरा समर्थन मिला हुआ है। हमें पता है कि अब 90% से ज्यादा आबादी सरकार के साथ है। अब एक चीज होती है जिसे ब्लोबैक कहा जाता है, यानी किसी कार्रवाई का राजनीतिक पलटवार। इजराइल की कार्रवाइयों से, चाहे वो खुली हो या गुप्त खुफिया ऑपरेशन, काफी बड़ा राजनीतिक ब्लोबैक हुआ है। अब जरा चीन और इजराइल के रिश्तों को देखिए। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि चीन इजराइल से रिश्ते क्यों रखता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके रिश्ते पहले कभी इतने खराब नहीं रहे। नेतन्याहू तो अब चीन की धरती पर कदम भी नहीं रख सकते। इसकी वजह साफ है, चीन अब इजराइल पर किसी भी बात में भरोसा नहीं कर सकता। हमें यह भी पता है कि नेतन्याहू के दौर में इजराइल के खुफिया एजेंटों ने व्हाइट हाउस तक में जासूसी उपकरण लगाए थे ताकि जासूसी की जा सके। तो ये सब उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और इजराइल के लिए भी तैयार सहयोगियों की जरूरत होती है। उसकी मोसाद को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके साथ मिलकर वो सब कर सकें जो उसे करना है, खासकर इस बात को लेकर कि ईरान के संघर्ष के खत्म होने के बाद दुनिया कैसी दिखेगी। देखिए, मैं तो मानता हूं कि इसे ईरान युद्ध का एक दौर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरह से ईरान को इसमें बढ़त मिलेगी और हम देखेंगे कि ईरान होर्मुज की खाड़ी को संभालेगा, शायद ओमान के साथ मिलकर या शायद अकेले। मुझे तो लगता है ऐसा ही होगा। मेरा मानना है कि मस्कट और वहां की सरकार भले ही वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्तों के चलते संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही हो, फिर भी वो अपने फायदे के लिए ईरान के साथ मिलकर खाड़ी के अपने हिस्से को संभालना चाहेगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शुल्क व्यवस्था उनके हित में नहीं होगी। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि हम देखेंगे कि ईरान जल्द भूमध्य पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। हम देखेंगे कि ईरान फिर से अपनी ताकत बनाएगा और इस पूरे क्षेत्र में
मुझे लगता है कि हम आगे भी यही रुझान देखेंगे, खासकर सऊदी अरब में। और अब मुझे लगता है कि कतर मेरा मतलब है, पाकिस्तान तो पहले से ही ऐसा कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान का अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से लगातार दूर होते जाना एक पुराना रुझान है, खासकर आर्थिक और सैन्य मामलों में। मुझे लगता है ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में भी शायद यही दिशा दिखे। और हम जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात MBZ और वहाँ की सरकार वॉशिंगटन पर कितनी गहराई से निर्भर है। उन्होंने सालों से वॉशिंगटन से अपनी मर्जी के मुताबिक कई संघर्षों और युद्धों में दखल देने की गुजारिश की है, चाहे वो यमन हो या कुछ और। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे समझ नहीं आता कि UAE, जो अब ईरान के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो लंबे समय तक इस रुख को कैसे बनाए रखेगा। लेकिन कतर और सऊदी अरब की बात करें, कतर अपनी गैस की गंभीर स्थिति की वजह से और सऊदी अरब वॉशिंगटन से अपनी नाराजगी की वजह से, क्योंकि उसने ईरान के साथ टकराव की कोशिश की, जिससे उसकी ऊर्जा निर्यातक के तौर पर अहम भूमिका पर असर पड़ा। हाँ, ये सब आगे और तनाव बढ़ाने वाला है। ट्रंप को तो वो व्यक्ति माना गया था, याद रखिए, सबको याद रखना चाहिए। ट्रंप को वो व्यक्ति माना गया था जिसने अब्राहम समझौते पूरे किए। उन्हें तो इजराइल की ओर से उन समझौतों को मजबूती देने वाला नेता माना गया था। उन्हें वो शख्स माना जा रहा था जो सभी खाड़ी देशों को नेतन्याहू से हाथ मिलवाएगा और कहेगा, हाँ, हम सब एक साथ हैं, हम तुम्हें मान्यता देते हैं और अब हम ईरान को ठुकराने जा रहे हैं। हम वही करेंगे जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं। लेकिन इस युद्ध की वजह से बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब इन खाड़ी देशों को बहुत संभल कर कदम रखना होगा। मैं उनके नेताओं पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। मेरा मतलब है, ये तो साफ है कि इन खाड़ी राजशाहियों का इतिहास ब्रिटिश और फ्रेंच उपनिवेशी बंटवारे का नतीजा है, और उसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और दूसरे तरह के दखल का भी असर रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज होती है जिसे स्वार्थ या आत्महित कहते हैं। आखिर में बात यह है कि इन देशों को अगर अपनी तरह का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण बनाए रखना है, तो उन्हें कुछ सीमाएं तय करनी ही होंगी। और जब वे ऐसा करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि वॉशिंगटन के साथ उनके रिश्ते कम से कम कुछ हद तक विविध होने पड़ेंगे, और इस वजह से वे कमजोर भी होंगे। अब जहां तक ठिकानों और बुनियादी ढांचे की बात है, वो तो पूरा एक उलझा हुआ मामला है। एक तरफ अमेरिकी सैन्य तंत्र, पेंटागन और वॉशिंगटन चाहते हैं कि $1.5 ट्रिलियन की इस सैन्य औद्योगिक योजना का कुछ हिस्सा वापस ठिकानों तक पहुंचाया जाए, लेकिन ये ठिकाने इतने ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और समय भी इतना लग चुका है ना? अमेरिका में, तुम जानते हो जुल्फिकार, इस वक्त पूंजी जिस तरह काम करती है वो कुछ यूं है कि तुम वेस्ट कोस्ट पर हो, तो तुम्हें दिखता होगा कि नई नई प्रॉपर्टीज हर वक्त बनती रहती हैं या बनने की कोशिश होती रहती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितनी पूंजी चाहिए होती है, वो उन्हीं निवेशकों को पसंद नहीं आती जिन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया था। तो आखिर में यही वजह है कि अमेरिका में बहुत सी चीजें बहुत धीरे चलती हैं। यही कारण है कि अमेरिका कुछ खास तरह के हथियार बहुत सीमित मात्रा में बनाता है, और यही वजह है कि स्टॉक पाइल्स इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस मुनाफा कमाना चाहती हैं। वो इस वक्त अपने पूंजी के साथ बड़े जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है, भले ही बात हथियार बनाने की ही क्यों न हो। तो वे जितना हो सके हर एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि यही बात इस सैन्य ढांचे के साथ भी होगी। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे इस क्षेत्र से पीछे हटने की कोशिश करेगा। हमें पहले से ही कुछ रिपोर्टें मिल रही हैं कि वहां विशेष अभियान चलाए गए थे JSOC के। एक JSOC टीम को कथित तौर पर संवर्धित यूरेनियम चुराने का काम सौंपा गया था, और इसके लिए वे इजरायली खुफिया जानकारी पर निर्भर रहने वाले थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
क्योंकि वो तो आत्मघाती मिशन होता। सचमुच रिपोर्ट में यही लिखा है। उन्हें बताया गया था कि हाँ, शायद वे सब मारे जाएंगे। फिर वो योजना रद्द कर दी गई और तब से वे लोग फारस की खाड़ी के पास किसी इलाके में ही ठहरे हुए हैं। और अब उनमें से कुछ लोग घर लौट रहे हैं। मेरा मानना है कि ये प्रक्रिया शायद वहीं जा रही है जहां ईरान की वजह से जो संपत्तियां या ठिकाने नुकसान में गए थे उनका मामला सुलझाया जाएगा। हमारे पास वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि शायद अमेरिकी सेना कुछ भूमिगत ढांचे बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है वे ऐसे मोबाइल रनवे तैयार करें जहां उन्हें लंबे समय तक बहुत ज्यादा सैनिक स्टाफ या संसाधन एक ही जगह पर नहीं रखने पड़े। मेरे हिसाब से जब वे इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उदाहरण के लिए अलुदैद बेस पर जो थाद रडार सिस्टम थे उन्हें ठीक करने जैसा बड़ा निर्माण काम अब शायद नहीं होने वाला। वो तो शायद अब गए ही समझो। मुझे लगता है हालात अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि इसका अमेरिका के काम करने के तरीके पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर वे फिर से ईरान पर हमला करते हैं तो जैसा आपने कहा, एक तरह से ये युद्ध खत्म माना जा सकता है। मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के खिलाफ आक्रामक रहना चाहेंगे, उसे कमजोर करना चाहेंगे। वे नहीं चाहते कि ईरान अपनी मौजूदा स्थिति में बना रहे, लेकिन ऐसा करने के जो विकल्प उनके पास हैं वो अब बहुत सीमित हो गए हैं। इसलिए जो भी कदम वे उठाएंगे वो शायद असरदार न हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका अब वैसा कुछ नहीं कर पाएगा जैसा उसने 28 फरवरी को किया था, और अगर ऐसा है तो ये युद्ध के अंत जैसा ही होगा। इसका नतीजा ये होगा कि ईरान और मजबूत बनकर उभरेगा, जैसा मैंने कहा। और मेरे हिसाब से भू राजनीतिक दृष्टि से ये बहुध्रुवीयता के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। कई लोग हाल के दिनों में बहुध्रुवीय दुनिया को लेकर काफी निराशावादी रहे हैं। जब उन्होंने सीरिया को गिरते देखा, गाजा में नरसंहार देखा, हिजबुल्लाह और लेबनान में 2024 की संघर्ष विराम की घटनाएं देखीं, तो निराशा और बढ़ गई। यूक्रेन का युद्ध लगातार चलता रहा और इससे कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने का मौका मिल गया। लेकिन हमने अभी अभी एक ऐसा युद्ध देखा है जहां कहानी को आसानी से तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता था, इतना कि मुख्यधारा की मीडिया को भी कभी कभी हमारी तरह बोलना पड़ा। और अब वे बुरी तरह परेशान हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि जो कुछ वे युद्ध के अंत तक कहते रहे, अब जब युद्ध खत्म हो गया है, वे उसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ओह ये तो पक्षपात है या ट्रंप कमजोर हैं। सच तो ये है कि अगर बाइडेन जीत गए होते और वही वहां होते तो उनके तेल सलाहकार ने पहले ही कहा था कि वो भी युद्ध में जाते। नतीजा वही होता, बस शायद थोड़ा अलग दिखता। हो सकता है बाइडेन बातें अलग तरह से कहते, लेकिन प्रक्रिया वही रहती और हार भी वही होती। तो ये किसी पार्टी का मामला नहीं है, यही हकीकत है। और हाँ, मेरा मानना है कि बहुध्रुवीय दुनिया ने एक बड़ी जीत हासिल की है। चीन, रूस और ईरान, इन तीन स्तंभों की ताकत लगोफोबर्शन। पाकिस्तान को अधूरी। हाँ, देखिए, पाकिस्तान भी एक ऐसा खिलाड़ी रहेगा जो आगे बढ़ता रहेगा, और ये बात कई और देशों पर भी लागू होती है। मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम इन बदलावों को होते देखेंगे, वैसे वैसे पाकिस्तान जैसे देश और उभर कर सामने आएंगे। मुझे लगता है हम इसे और ज्यादा होते देखेंगे और उम्मीद है कि इससे कुछ नए अवसर भी बनेंगे। बहुत बढ़िया विश्लेषण है डैनी। मैं खुद भी इससे बेहतर नहीं कर सकता था। सच में बहुत ही अच्छा विश्लेषण। और ये बात आपको मुख्यधारा की मीडिया में कम से कम एक हफ्ते तक तो सुनने को नहीं मिलेगी, शायद उससे भी ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन किसी भी हाल में डैनी, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस कार्यक्रम में आए और मैं आपके विश्लेषण की बहुत सराहना करता हूँ। उम्मीद है कि हम ये बातचीत फिर से कर पाएंगे और मैं आपकी हर बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने जो कहा वो मेरी जानकारी की पुष्टि करता है।
और मेरी बहुत सी जानकारी उन स्रोतों से आती है जो घटनाओं के बहुत करीब हैं, जो फैसले की मेज पर बैठे होते हैं। तो असल में आप वही बातें कह रहे हैं जो वे मुझसे निजी बातचीत में कहते हैं। और यही है इस दुनिया में जितने इस वर्षराइन। And this is the way things are happening in this world, our dear folks, and you hear it. हमारे प्यारे दोस्तों, आप हमसे सुनते हैं, आप डैनी हाईफोंग से सुनते हैं, और हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो सच्ची होगी, न तो उसे सजाया जाएगा, न तो तोड़ा मरोड़ा जाएगा, और न ही उसका मतलब बदला जाएगा, और ये सब आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। डैनी हाईफोंग का अपना शो है, बहुत लोकप्रिय और बहुत सम्मानित। मुझे बहुत खुशी हुई आज हमारे साथ थे। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम आपको ऐसे ही कार्यक्रम लाते रहें। धन्यवाद डैनी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभारी हूँ। अब मैं स्टॉप बटन दबाने जा रहा हूँ। बस एक सेकंड के लिए इसे ऑन रहने दें ताकि अपलोड हो जाए। Just leave it on for a second so that it uploads.